कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मसला उठाने पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असफल हो रही है। इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस इस तरह के बचकाने बयान दे रही है, जबकि सुरक्षा एजेंसी ने आज यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है, बल्कि राहुल गांधी ने स्वयं 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा से जुड़े नियमों और प्रोटोकॉल को तोड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी को स्वयं अपनी सुरक्षा की चिंता है? आज पूरा देश 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके त्याग और अनमोल विचारों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, उनके प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर मैं श्री गुरु गोविंद जी को नमन करता हूँ और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूँ। उनका अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन करते हुए लिखा कि धर्म और मानवता की रक्षा को समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी का त्यागमय जीवन मानव सभ्यता के लिए अनमोल पाथ्य है। बता दें कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले गुरु गोविंद सिंह ने दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में बैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के 58 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी केरल में कई जगहों पर हुई। अधिकारी के अनुसार एनआईए की छापेमारी तड़के 4 बजे से शुरू हुई थी, जो केरल के एर्नाकुलम में प्रतिबंधित पीएफआई के नेताओं से जुड़ी 8 जगहों पर की गई है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 6 जगहों पर रेड हुई। इसके अलावा त्रिवेंद्रम समेत कई लोकेशंस पर एनआईए की टीम कार्रवाई में जुटी है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीएफआई के नेता किसी और नाम से पीएफआई को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत की अध्यक्षता के बारे में यूएन के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमने पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाई है और हमने बहुपक्षवाद, कानून के शासन और निष्पक्ष और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सहित बुनियादी सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये कहने में गर्व महसूस कर सकते हैं कि भारत अपने शब्दों पर कायम है। हमने आतंक के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच नहीं किया। बता दें, भारत ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की अध्यक्षता संभाली थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इन दिनों बौद्ध संप्रदाय के तीर्थ स्थल बौद्ध गया प्रवास पर है। इस दौरान एक चीनी महिला के बौद्ध गया में रहने और धर्म गुरु की जासूसी करने की आशंका को लेकर महिला का स्केच जारी किया गया है। साथ ही गया की वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष हरप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को चीनी महिला के स्पाई होने का शक है। जांच एजेंसियों द्वारा स्केच जारी होने के बाद दलाई लामा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं गया पुलिस ने संदिग्ध महिला को लेकर जांच शुरू कर दी है। कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। वहीं अब उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। बता दें, केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब इससे 1 दिन पहले बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि अगले 40 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई मौतों पर जहां भारत पर लगे आरोप गलत साबित हुए, वहीं अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी मारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गाम्बिया में बच्चों की मौत का भारत में बनी खांसी की दवाई के सेवन से कोई लेना देना नहीं है। अमित मालवीय ने कहा कि यह गाम्बिया के अधिकारियों और DCGI दोनों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि भारत कफ सिरप का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। इसके बाद भी पीएम के लिए अपनी नफरत में अंधी कांग्रेस भारत के एंटरप्रेन्योरशिप का उपहास कर रही है। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस नेता की यह हरकत बेहद शर्मनाक है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की विशेष अदालत ने आईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके साथ वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी अब वह 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बता दें कि उन तीनों की गिरफ्तारी सीबीआई ने आईसीआई लोन धोखाधड़ी मामले में की थी। गिरफ्तारी के बाद से ही वे सीबीआई रिमांड पर थे। मतदान करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। देश का हर नागरिक अपने इस अधिकार का सुलभता से उपयोग कर सके, यह आवश्यक है। इसी कड़ी में देश का चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब अपने घरों से दूर रहने वाले मतदाता भी सरलता से मतदान कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। ईवीएम का प्रोटोटाइप केवल एकल बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में दूरस्थ मतदानों को नियंत्रित करेगा। चुनाव आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस रिमोट वोटिंग सिस्टम की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। कार्यक्रम में भारत सरकार का कैलेंडर 2023 लॉन्च करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नया वर्ष नया संकल्प विषय के साथ इस कैलेंडर को देश भर में सरकारी दफ्तरों और पंचायती राज संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह न केवल नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और इसकी भविष्य की प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने का काम भी करेगा। उन्होंने कहा कि कैलेंडर में 12 महीनों के लिए 12 छवियों का प्रभावशाली संग्रह है, जो गतिशील रूप से बढ़ते भारत को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने दावा किया है कि आज एक बार फिर रूस की तरफ से यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इस दौरान यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज उठे। साथ ही राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार ओलेक्सी ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि रूस की तरफ से यूक्रेन के कई इलाकों में विशाल हवाई हमला किया गया है। लगातार एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कीव, ज़ाइटोमीटर और ओडेसा में विस्फोट सुनाई दिए। बता दें, इससे पहले भी रूस ने बुधवार यानी 28 दिसंबर को खेरसौन के नागरिक इलाकों में 33 मिसाइलें दागी थी। झारखंड की हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार के 3 साल को झूठ, लूट और भ्रष्टाचार वाली सरकार बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुरुवार को आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि हेमंत सरकार जनहित के मुद्दों पर फेल है। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में ही नहीं बल्कि लूट में भी परिवारवाद शामिल है। उन्होंने बालू के अवैध कारोबार का आरोप लगाते हुए कहा कि हर महीने करीब 100 करोड़ का अवैध कारोबार चल रहा है और हर 5 साल में नौकरी देने का झूठा वादा, साथ ही बेरोजगारी भत्ता का दिलासा दिया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र का अता पता नहीं है। साथ ही उन्होंने सोरेन को पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा है कि 27% आरक्षण की बात करने वाले लोगों को ठगा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ा आयोग भी है, लेकिन उसकी बात को मानने की आवश्यकता नहीं समझा, जिस वजह से पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहे हिंदू परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि मोहल्ले में मुस्लिम बहुल आबादी होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और ऐसा नहीं करने पर मकान बेचकर चले जाने को कहते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यूपी के 2 और जगहों के नाम बदले गए। लंबे समय से राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुल्क किया गया है। बता दें, इससे पहले भी यूपी के कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA 29 दिसंबर से लागू हो गया है। इसके बाद
अब भारत के 6000 से ज्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में हजारों घरेलू सामान जैसे कपड़ा, चमड़ा आदि को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जा सकेगी। उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों के अनुसार यह समझौता करीब 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा। उद्योग जगत में पैर पसार रही ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार आगामी बजट में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से संबंधित कर नियमों को स्पष्ट करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन उद्योग से जुड़ी सभी अनियमितताओं को दूर कर कारोबारियों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाएगा। बता दें कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार प्रति वर्ष 38% की दर से बढ़ोतरी करके 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञ के अनुसार भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। देश के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी करदाताओं के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब गैर पंजीकृत लोग भी जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर माल और सेवा कर रिफंड के लिए दावा कर सकेंगे। रद्द अनुबंधों की समय पूर्ति समाप्ति के लिए नागरिकों को रिफंड उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ये सभी करदाता संबंधित तिथि के 2 वर्ष के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम से संबंधित बड़ी जानकारी सामने आई है। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। पिछले 1 वर्ष से टीम के लिए नहीं खेलने वाली ऑलराउंडर स्टार खिलाड़ी शिखा पांडे की वापसी ने सभी को चौंका दिया है। चयनकर्ता ने टीम में तेज गेंदबाजी की आवश्यकता को देखते हुए रेणुका ठाकुर, अंजलि सरवानी और पूजा वस्त्रकार को भी शामिल किया है। विश्व कप के अभियान की शुरुआत भारत 12 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के साथ करेगा। हालांकि इससे पहले 19 जनवरी से भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जाएगी। भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को दी गई है। वहीं स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका में दिखेंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाले सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान के निर्माताओं को फिल्म में गाने समेत कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची और बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित और पूरी तरह से जांच प्रक्रिया से गुजरी। बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने निर्देश देते हुए कहा कि फिल्म व गाने में बदलाव के रिवाइजन वर्जन को सबमिट करें। बता दें कि पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज होने के बाद से विवादों में चल रहा है। इसके चलते हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई और फिल्म का विरोध भी हुआ। और तो फिल्म के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया में भी ट्रेंड सामने आया। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने की बात कही थी। यह फिल्म 25 जनवरी 2023 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। मलाबार दंगों में हिंदू नरसंहार पर आधारित मलयालम फिल्म पूजा मुथल पूजावरे जल्द ही सिनेमाघरों में इतिहास की सच्चाई से दर्शकों का परिचय कराएगी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक राम सिन्हा को फिल्म रिलीज के लिए केरल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए सेंसर बोर्ड की कार्रवाई को खारिज कर दिया है, जिन्होंने दूसरी बार फिल्म को दोबारा जांच समिति के पास भेजा था, जिसके खिलाफ निर्माता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि वर्ष 1921 में हुए मालाबार नरसंहार में मोपला मुस्लिमों ने 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी थी।